नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक भारतीय समाज के अब तक हम 4 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम इस पुस्तक का 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस 5वें अध्याय का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो बच्चों, इस 5वें अध्याय का जो पहला भाग आज हम शुरू कर रहे हैं उस पहले भाग का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार परिचय। तो आज इस भाग में हम जानेंगे कि ये सामाजिक विषमता क्या होती है और इस सामाजिक विषमता के साथ सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और विविध रूपों में कैसे कैसे लोगों के साथ ये सामाजिक विषमता और बहिष्कार किया जाता है, इसके क्या मुख्य कारण हैं और किन किन प्रकार का बहिष्कार समाज में होता है। तो बच्चों, भारत में जन्मे और यहीं पले बढ़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। तो आप भी बिल्कुल इसी देश में जन्मे हैं, भारत में, और यहीं पल बढ़ रहे हैं। तो यहाँ के लोग ये इस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि सामाजिक विषमता और बहिष्कार यानी समाज में लोगों का अलग होना और जो अलग लोग हैं उनका बहिष्कार करना, ये जीवन की एक वास्तविकता है। हम में से कुछ विद्यालयों में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ते हैं और कुछ इसका सामना करते हैं। तो हम में से ही कई लोग जातिगत भेदभाव को पढ़ते हैं कि ये जातिगत भेदभाव किस किस प्रकार के होते हैं, या कुछ जातियों को उच्च और कुछ को निम्न माना जाता है, और हम में से ही कुछ लोग वास्तव में इस प्रकार के जातिगत भेदभाव का शिकार होते हैं या ऐसे जातिगत भेदभावों का कई जगह पर सामना करते हैं। इसी प्रकार महिलाओं के खिलाफ हिंसा एवं अल्पसंख्यक समूहों तथा अन्यथा सक्षम लोगों के बारे में पूर्वाग्रह की खबरें भी हम रोजाना पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम में से सभी लोग अखबारों में या अन्य जो भी हमारे संचार के साधन हैं उनके द्वारा ये खबरें सुनते या पढ़ते हैं कि जगह जगह महिलाओं के खिलाफ अलग अलग रूपों में हिंसा की जाती है। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक समूह हैं या अन्यथा सक्षम लोग हैं जिन्हें हम प्रत्यक्षतः हम देखते हैं, उनके साथ भी हम में से कई लोग इस प्रकार का सामाजिक बहिष्कार करते हैं और हम में से कई सिर्फ इन्हें खबरों के रूप में पढ़ते हैं या देखते हैं। वास्तव में यह हमारे समाज की सच्चाई है कि यहाँ विभिन्न समूहों के साथ उनकी कुछ विशेषताओं के कारण अलग अलग प्रकार का भेदभाव और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार का यह रोजमर्रापन, इनका इस प्रकार रोजाना घटित होना इन्हें स्वाभाविक बना देता है। अब चूंकि ये इतना अधिक घटित होता है या इतना डेली बेसिस पर या रोजमर्रा की जीवन में घटित होता है कि हमें लगता है कि ये बिल्कुल सामान्य है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। हमें लगने लगता है कि यह एकदम सामान्य बात है, ये कुदरती चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। तो हम समझने लगते हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ जो सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव या हम कहें हिंसा की जाती है, ये सभी हमें सामान्य लगने लगती है। हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल कुदरती है और इसमें बदलाव के लिए कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। अगर हम असमानता एवं बहिष्कार को कभी कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं तो अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत भी मानते हैं। हम में से सभी लोग किसी न किसी रूप में शायद इस चीज़ को, इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि ये उचित ही है, ये समाज में आज तो शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, तो हम इसे न्याय संगत मान लेते हैं। यद्यपि हम में से कई लोग इसे अपरिहार्य यानी ज़रूरी तो नहीं मानते हैं, पर फिर भी ये ज़रूर सोच लेते हैं कि नहीं, इसमें इतना कोई बड़ी बात नहीं है या ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शायद लोग गरीब अथवा वंचित
इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। साथ ही साथ गरीबों और वंचितों के प्रति जो सामान्य व्यक्ति नज़रिया रखता है वो नज़रिया इसी प्रकार का होता है कि कोई व्यक्ति यदि गरीब है, यदि वंचित है, तो उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि या तो उसमें योग्यता नहीं है या वो अपनी स्थिति को, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करता है। और इस नज़रिए के साथ हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, हम बिल्कुल उन्हें नकार देते हैं। ऐसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। तो ये भी सच है बच्चों कि हम वास्तव में मानने लगते हैं कि अगर कोई गरीब है तो उसमें उसी का दोष है, अगर किसी के पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, अगर कोई वंचित है तो इसमें किसी और का या समाज का कोई दोष नहीं है, वह खुद ही इसके लिए दोषी ठहराया जाता है। यदि वे अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ वे आज है। हम ये सोचने लगते हैं कि यदि ये व्यक्ति जो कि गरीब हैं, वंचित हैं, ये बुद्धिमान होते, अपनी बुद्धि का सही प्रकार उपयोग करने में सक्षम होते या फिर ये बहुत परिश्रम करते तो शायद ये किसी और जगह होते, ये ऐसी दरिद्र स्थिति में ना होते। अब बच्चों इस संबंध में आपको एक छोटा सा क्रियाकलाप करना है। हमारा ये जो विचार है इस प्रकार का कि गरीब व्यक्ति क्यों गरीब है, इसमें उसी का दोष है या उसी की कमी है, उसी से संबंधित एक छोटा सा क्रियाकलाप आपको करना है। अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ धनी और गरीब व्यक्तियों की तलाश करें जिनसे आप या आपका परिवार परिचित है। तो आपको कुछ तो ऐसे लोगों को मिलना है या उनसे बातचीत करनी है, उनकी तलाश करनी है जो काफ़ी धनी हैं, यानी आर्थिक रूप से संपन्न हैं, और कुछ ऐसे लोग जो कि गरीब हैं, वंचित हैं। उदाहरण के लिए एक रिक्शा वाला या कूली या घरेलू नौकर और एक सिनेमा घर का मालिक या ठेकेदार या होटल मालिक या डॉक्टर। तो आप इनमें से कुछ व्यक्तियों को तलाश करें जो कि आपके जानकार हों या आपके परिवार के जानकार हों। आपके परिवेश में कुछ और भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो हो सकता है कोई डॉक्टर आपके जानकार हो सकता है कोई होटल मालिक आपके जानकार हो, या कोई अन्य बड़े व्यापारी आपके जानकार हो, या आपको जो गरीब वंचित लोग जानने हैं उनमें हो सकता है कोई रिक्शे वाला हो, कूली हो, या कोई घरेलू नौकर हो, या इनके अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं। लेकिन वो लोगों में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और कुछ ऐसे होने चाहिए जो कि काफ़ी गरीब हैं, काफ़ी वंचित हैं। प्रत्येक समूह के एक व्यक्ति से उसकी दिनचर्या मालूम करें। अब आप उस धनी वाले समूह में से जिसमें 3-4 लोगों को आपने ढूंढा है, उसमें से किसी एक व्यक्ति की दिनचर्या मालूम करें, यानी सुबह वो कब उठते हैं से लेकर के पूरा दिन में वो क्या क्या कब कब कैसे करते हैं, ये पूरी दिनचर्या मालूम करें। और इसी प्रकार जो दूसरा समूह है, जो गरीब और वंचित समूह का व्यक्ति है, उससे भी आप उसकी पूरी दिनचर्या जानें। प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलाप यानी कार्य के सामान्य दिनों में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की गतिविधियों को डायरीबद्ध करें। और आपको करना क्या है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का किस तरीके का कार्य रहता है, कब कब वे क्या क्या करते हैं, इन सारी बातों को आपको डायरीबद्ध करना है, यानी लिखना है कि कौन व्यक्ति इनमें से किस प्रकार कितना शारीरिक श्रम करता है। तो बच्चों जब आप ये करेंगे तो आप स्पष्टतः पाएंगे कि ये सच है कि जो गरीब व्यक्ति है वो अमीर व्यक्ति की तुलना में बहुत परिश्रम करता है, बहुत शारीरिक श्रम करता है, लेकिन फिर भी वह दरिद्र ही रहता है। और जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न है वो एक गरीब व्यक्ति की तुलना में काफ़ी आराम का जीवन जीता है या बहुत कम शारीरिक श्रम करता है और फिर भी और आर्थिक संपन्न होता जाता है। तो इस सारे क्रियाकलाप के बाद आप इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जो हमारा किसी विशेष वर्ग का हम मानते हैं कि गरीब होना या वंचित होना, उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों अब हम सामाजिक विषमता और बहिष्कार, ये सामाजिक कैसे हैं, वास्तव में इसके पीछे सामाजिक जो शब्द है वो क्यों जुड़ा हुआ है। तो ये विषमता जो हमारे समाज में पाई जाती है
और इस विषमता के आधार पर किया गया बहिष्कार ये कैसे सामाजिक है ये जानते हैं। तो वास्तव में ये किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंध है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये सामाजिक विषमता है, ये जो बहिष्कार है ये किसी विशेष व्यक्ति से नहीं होता है, ये उस पूरे समूह से होता है जिस समूह से वह व्यक्ति संबंध रखता है। जैसे सभी गरीबों के बारे में हम एक जैसी राय रखते हैं, हम किसी विशेष गरीब के बारे में ही ये राय नहीं रखते कि वह खुद अपने कारण ही गरीबी को देख रहा है या वह स्वयं का ही दोषी है। हम सभी गरीबों के लिए ऐसी राय रखते हैं। इसी प्रकार ये सामाजिक है क्योंकि ये आर्थिक नहीं है। वास्तव में जो बहुत सारी सामाजिक विषमताएं हैं वो सभी आर्थिक कारणों से नहीं है, उनके और भी कई सारे कारण होते हैं। और तीसरा बिंदु, ये व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है क्योंकि ये किसी क्षेत्र विशेष में अधिक पाए जाते हैं, अन्य क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से कम पाए जा सकते हैं। तो वास्तव में ये जो सामाजिक विषमता है, बहिष्कार है, ये सामाजिक संरचना से जुड़ा हुआ है। ये सामाजिक असमानता जो है इसका भी एक निश्चित स्वरूप होता है, इसी कारण यह सभी जगह समान रूप से नहीं पाई जाती है। सामाजिक विषमता की और चर्चा करते हैं बच्चों, कुछ और बातें हम यहाँ जानते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शक्ति जैसे मूल्यवान संसाधन का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है बच्चों कि कोई भी समाज हो, उस समाज विशेष में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति काफ़ी अधिक पाए जाते हैं, जबकि अन्य लोगों के पास इन सब चीज़ों की कमी होती है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही साधारणतः सामाजिक विषमता कहलाती है। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक संसाधन हैं इन तक सबकी समान पहुंच नहीं होती है, इन तक लोगों की पहुंच असमान होती है, यानी कुछ लोगों की इन तक पहुंच बहुत आसानी से होती है जबकि कुछ अन्य लोगों की इन सामाजिक संसाधनों पर पहुंच बहुत मुश्किल होती है। और इसी पद्धति को हम सामाजिक विषमता का नाम देते हैं। पूंजी की अगर हम बात करें तो पूंजी के 3 रूप हैं और तीनों के संबंध में हमें विषमता देखने को मिलती है। तो एक रूप है पूंजी का आर्थिक पूंजी, दूसरा है सांस्कृतिक पूंजी और तीसरा है सामाजिक पूंजी। और ये तीनों प्रकार की पूंजी के संबंध में हमें बहुत सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। आर्थिक पूंजी की अगर हम बात करें तो जिसे सामान्य रूप से हम पूंजी कहकर बुलाते हैं, यानी भौतिक संपत्ति और आय के रूप में जो पूंजी विद्यमान होती है उसे ही आर्थिक पूंजी कहा जाता है। इसी प्रकार सांस्कृतिक पूंजी की हम बात करें तो व्यक्ति विशेष की प्रतिष्ठा और शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं वो उसकी सांस्कृतिक पूंजी का निर्धारण करती हैं। इसी प्रकार सामाजिक पूंजी की बात करें तो सामाजिक संगतियों एवं संपर्कों के जाल के रूप में यह सामाजिक पूंजी कुछ लोगों के पास बहुत अधिक है, यानी उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क होते हैं, बहुत ऐसे लोगों से संपर्क होते हैं जो आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों के इस प्रकार के संपर्क समाज में बिल्कुल न के बराबर होते हैं। तो बच्चों वास्तव में पूंजी 3 रूपों में विद्यमान होती है, आर्थिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। और इन तीनों प्रकार की पूंजी की जो विषमता है वो हमारे समाज में व्याप्त होती है। कुछ सामाजिक विषमताएं व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को प्रतिबिंबित करती हैं, उदाहरण स्वरूप उनकी योग्यता एवं प्रयास में भिन्नता। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है कि कुछ ऐसी सामाजिक विषमताएं होती हैं जो व्यक्तियों के बीच स्वाभाविक भिन्नता को भी प्रतिबिंबित करती हैं, यानी हम लोगों में कुछ स्वाभाविक भिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जैसे हमारी योग्यताएं अलग अलग होती हैं और इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने में लगाया गया
या जो प्रयास है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कोई व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान या प्रतिभावान हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि उसने समृद्धि और अच्छी स्थिति पाने के लिए कठोर परिश्रम किया हो। तो बच्चों, यह सत्य है कि समाज में कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान है, उसे प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में बुद्धि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने अथाह परिश्रम किया हो और तब जाकर के वो उस समृद्धि की स्थिति में आया हो जिसमें वो आज नजर आ रहा है। तथापि सामाजिक विषमता व्यक्तियों के बीच सहज या प्राकृतिक भिन्नता की वजह से नहीं है, बल्कि यह उस समाज द्वारा उत्पन्न की जाती है जिसमें वे रहते हैं। तो बच्चों, सत्य ये है कि ये जो सामाजिक विभिन्नता व्याप्त है समाज में, ये इस प्राकृतिक भिन्नता के कारण नहीं है। तो किसके कारण है? ये हमारे उस समाज की उत्पत्ति है जिसमें हम रहते हैं। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों हमें कि एक ऐसी व्यवस्था जो समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना का निर्माण करती है, यानी एक ऐसा क्रम जिसमें कुछ लोग ऊपर माने जाते हैं और कुछ लोग उस क्रम में नीचे की ओर माने जाते हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण ही वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। यह अधिक्रम लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को आकार देता है। और यह सामाजिक स्तरीकरण और यह जो अधिक्रम जिसे निर्धारित किया गया है समाज में, यही व्यक्ति की पहचान और उसके अनुभवों को, उसके दूसरों से संबंधों को तथा साथ ही साथ उसकी संसाधनों और अवसरों तक जो पहुंच है उस सब का निर्धारण करता है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था के 3 मुख्य सिद्धांत हैं बच्चों। तो ये जो 3 सिद्धांत हैं वो क्या है? सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विभिन्नता का प्रकार्य ही नहीं बल्कि समाज की एक विशेषता है। तो जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें खास बात ये है कि जो अलग अलग लोगों के बीच विभिन्नता है ये सिर्फ उसके कारण नहीं है बल्कि किसके कारण है? यह समाज की विशेष की एक विशिष्टता है, यानी हमारे समाज विशेष की विशिष्टता है। दूसरा बिंदु है कि सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। यह भी सत्य है बच्चों कि यह सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना ही रहता है। और इसी प्रकार सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये जो सामाजिक स्तरीकरण हमारे समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, बहुत समय से व्याप्त है, इसको विश्वास और विचारधारा द्वारा और अधिक समर्थन प्राप्त होता है। हम अक्सर सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की केवल आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण के रूप में ही चर्चा करते हैं, जबकि यह आंशिक रूप से ही सत्य है। जब भी हम सामाजिक भेदभाव या बहिष्कार की बात करते हैं तो सामान्यतः हम आर्थिक संसाधनों के विभेदीकरण की ही चर्चा करते हैं कि हाँ, समाज में आर्थिक संसाधन समान रूप से व्याप्त नहीं हैं। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। लोग ज़्यादातर अपने लिंग, धर्म, निर्जातीयता, भाषा, जाति तथा विकलांगता की वजह से भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। तो यह सत्य नहीं है कि सिर्फ आर्थिक विभेदीकरण के कारण ही असमानता और बहिष्कार उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष के लिंग, धर्म, उसकी निर्जातीयता, उसकी भाषा, उसकी जाति तथा विकलांगता भी ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते हैं। लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज़्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। यह भी सच है कि लोग अपने अलावा जो दूसरे सामाजिक समूह हैं, यानी जिन सामाजिक समूह से वो स्वयं संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे समूहों के प्रति उनमें पूर्वाग्रह बने होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में बड़े होते हैं, जिससे हर अपने
समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणाएं बनाते हैं और यह धारणाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है। तो वास्तव में हम सभी किसी समाज में किसी भी समुदाय विशेष से संबंध रखते हैं, वहाँ पले बड़े होते हैं और इसके अलावा उस समुदाय के अलावा जाति, वर्ग, लिंग जो भी हैं उन सब के बारे में हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं और ये धारणाएं दूसरों के बारे में पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होती हैं। यानी हम मान के चलते हैं कि दूसरा समुदाय, दूसरा धर्म या दूसरा लिंग इस प्रकार का है, उस प्रकार का है और ये हमारा विचार ही वास्तव में समाज में भेदभाव और बहिष्कार को जन्म देता है। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। तो हम अपनी कल्पना के आधार पर ही एक विशेष प्रकार का विचार या व्यवहार किसी दूसरे समूह के बारे में बना लेते हैं। इस शब्द का अक्षरशः अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। यदि हम पूर्वाग्रह शब्द को समझते हैं तो इसका जो अक्षरशः अर्थ है वो है पूर्व निर्णय और वास्तव में किसी विषय को, किसी समुदाय को, किसी वर्ग को बिना जाने बिना समझे ही उसके बारे में बनाई गई धारणा ही पूर्वाग्रह कहलाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्व कल्पित विचार सबूत साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें किसी विशेष प्रकार के पूर्वाग्रह हैं किसी अन्य व्यक्ति, अन्य समूह के लिए, तो उसमें पूर्व कल्पित विचार होते हैं जो कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं, ना कि कोई प्रकार के सबूतों या साक्ष्यों पर। यह नई जानकारी प्राप्त होने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं और इन पूर्वाग्रहों की खास विशेषता ये है कि कोई नई जानकारी प्राप्त होने के बाद भी लोग अपने पूर्वाग्रह आसानी से नहीं बदलते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकता है और यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि ऐसा नहीं है कि पूर्वाग्रह सिर्फ नकारात्मक ही होते हैं। ये पूर्वाग्रह सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। वैसे ज़्यादातर यह शब्द नकारात्मक रूप से लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए इस्तेमाल होता है, पर यह स्वीकारात्मक पूर्व निर्णयों पर भी लागू होता है। तो अक्सर यह शब्द जो नकारात्मक पूर्व निर्णय हम ले लेते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कुछ परिस्थितियों में कोई स्वीकारात्मक या जो सकारात्मक पूर्व निर्णय है उनके लिए भी इसे लागू किया जा सकता है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। तो हमारे पूर्वाग्रह किसी समूह विशेष के बारे में कई अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं उनको बनाते हैं या उन्हीं पर आधारित होते हैं। तो बिना उस समूह से प्रत्यक्ष संपर्क किए, बिना कोई सबूतों और साक्ष्यों के हम उस समूह विशेष के बारे में ऐसे विचार बना लेते हैं जो अपरिवर्तनीय होते हैं, जो कठोर होते हैं और जो विशेष प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ज़्यादातर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों और महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती हैं। यह भी सच है बच्चों कि इस प्रकार की रूढ़िगत धारणाएं अक्सर निर्जातीय और प्रजातीय समूहों के बारे में और महिलाओं के बारे में अधिक उपयोग ली जाती हैं। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक देन हैं और हम जानते हैं कि हमारे देश की सभी प्रकार की विशेषताओं पर औपनिवेशिक काल का बड़ा प्रभाव रहा। तो इसी प्रकार से हमारी ये जो पूर्व धारणाएं हैं या रूढ़िगत धारणाएं हैं उन पर भी औपनिवेशिक प्रभाव
पड़ा है। कुछ समुदायों को वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई है तो कुछ को कायर या पौरुषहीन और कुछ को दगाबाज कहा गया। तो हमारे ही देश में कुछ समुदायों विशेष को क्या कहा गया है, वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई है कि नहीं ये तो वीर होते हैं। वहीं दूसरे किसी समुदाय को कायर या पौरुषहीन का दर्जा दे दिया गया है कि नहीं ऐसे लोग तो कायर होते हैं। वहीं अन्य किसी समुदाय को दगाबाज का नाम भी दे दिया गया है कि ये लोग तो दगाबाज ही होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित कर देती है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समयानुसार या परिस्थितिजन्य भिन्नता को भी नकार दिया जाता है। तो ये जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं ये उस पूरे समूह विशेष पर कोई विशेष गुण या विशेषता को लागू कर देती है और सभी को एक समान मान लेती है। यानी इन धारणाओं के अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत या समय के अनुसार या परिस्थिति जन्य भिन्नता हो सकती है, इस बात को भी स्वीकारा नहीं जाता है और ये माना जाता है कि उस समूह विशेष में सभी लोगों में ये गुण जो भी पूर्व कल्पित है या पूर्व धारणा के आधार पर है वो पाया ही जाएगा। इसके अनुसार पूरे समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उसमें एक ही विशेषता या लक्षण हो। तो इस प्रकार इन रूढ़िबद्ध धारणाओं के अंतर्गत पूरे समूह या समुदाय को एकल व्यक्ति के रूप में ही मान लिया जाता है और माना जाता है कि उस एकल व्यक्ति में सिर्फ एक ही लक्षण या गुण मौजूद है। यदि पूर्वाग्रह मनोवृत्ति और विचारों को दर्शाता है तो भेदभाव दूसरे समूह अथवा व्यक्ति के प्रति किया गया व्यवहार है। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि जब हम पूर्वाग्रह की बात कर रहे हैं तो हम व्यक्ति विशेष के या समूह विशेष के जो मनोवृत्ति और विचार हैं किसी अन्य समूह के प्रति उनकी चर्चा करते हैं। और जब हम भेदभाव की बात करते हैं तो दूसरे समूहों या दूसरे व्यक्तियों के प्रति जो किया जाने वाला व्यवहार है उस व्यवहार को हम भेदभाव का नाम दे सकते हैं। भेदभाव को व्यवहारिक रूप में इस प्रकार भी देखा जा सकता है जिसके तहत एक समूह के सदस्य उन अवसरों के लिए अयोग्य करार दिए जाते हैं जो दूसरे के लिए खुले होते हैं। जैसे जब एक व्यक्ति को उसके लिंग अथवा धर्म के आधार पर नौकरी देने से मना कर दिया जाता है। तो बच्चों भेदभाव वास्तव में बहुत व्यावहारिक अवधारणा है। यानी इस प्रवृत्ति के कारण किसी समूह विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को ऐसे अवसरों के लिए अयोग्य मान लिया जाता है जो कि दूसरों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को उसके लिंग के कारण या उसके धर्म के कारण किसी नौकरी के लिए अयोग्य ठहरा देना एक प्रकार का भेदभाव है। भेदभाव को प्रमाणित करना बहुत कठिन है क्योंकि हो सकता है कि यह न तो खुले तौर पर हो और न ही स्पष्टतया घोषित हो। यद्यपि भेदभाव किया जाता है लेकिन इस भेदभाव को प्रमाणित करना अत्यंत कठिन है क्योंकि हो सकता है कि ये ना तो खुले तौर पर किया जाता हो और न तो स्पष्टतया स्वीकार करके या घोषणा करके किया जाता हो। भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस तरह भी प्रदर्शित किया जा सकता है जैसे कि वह दूसरे कारणों द्वारा प्रेरित हो जो भेदभाव की तुलना में ज़्यादा न्याय संगत कारण प्रतीत होता है। यह भी जानना है बच्चों आपको कि कई बार भेदभावपूर्ण व्यवहार को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि वह किसी दूसरे कारण से किया जा रहा है, यानी जो वास्तविक कारण है वह स्वीकारा ही नहीं जाता है और इस प्रकार उसे न्याय संगत ठहराने का प्रयास किया जाता है। यानी भेदभाव किया भी जाता है लेकिन जो कारण दिया जाता है वो ऐसा होता है कि वो वास्तविक नहीं होता है और ऐसा लगता है कि वो कारण न्याय संगत है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार। तो बच्चों अब हमको सामाजिक विषमता और सामाजिक भेदभाव के बाद चर्चा करनी है सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार की। सामाजिक बहिष्कार
वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है, वह अलग या पृथक रखा जाता है। तो बच्चों, सामाजिक बहिष्कार या सामाजिक अपवर्जन की हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी व्यक्ति या समूह विशेष के लोगों को सामाजिक रूप से समाज के अन्य लोगों से मिलने जुलने से रोकते हैं, उन्हें अलग रख देते हैं, उन्हें पृथक कर देते हैं, तो यह सामाजिक बहिष्कार ही कहलाता है। यह उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जो व्यक्ति या समूह को उन अवसरों से वंचित करते हैं जो अधिकांश जनसंख्या के लिए खुले होते हैं। तो वास्तव में ये सामाजिक बहिष्कार हमें उन सभी कारकों पर ध्यान दिलाता है जिनके कारण किसी व्यक्ति या समूह विशेष को हम ऐसे अवसरों से वंचित कर देते हैं जो अवसर दूसरों के लिए उपलब्ध होते हैं। भरपूर तथा क्रियाशील जीवन जीने के लिए व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा तथा मकान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक तथा यहाँ तक कि पुलिस एवं न्यायपालिका की भी ज़रूरत होती है। तो बच्चों, यह बात भी आपको समझनी है कि किसी व्यक्ति को भरपूर और क्रियाशील जीवन जीने के लिए क्या करना होता है, उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह तो आवश्यक है ही, यानी रोटी, कपड़ा, मकान की उपलब्धता हो, यह तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे अन्य कई आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं चाहिए होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक, पुलिस, न्यायालय आदि ऐसी सभी सेवाएं और व्यवस्थाएं हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करती हैं। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक या अनायास रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। तो बच्चों, यह भी आपको समझना है कि ये जो सामाजिक भेदभाव है ये अनायास ही या अचानक ही नहीं होता है, बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से, एक बहुत ही हम कहें योजनागत तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है और यह हमारे समाज की संरचनागत या संरचनात्मक विशेषताओं का ही परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों कि ये कभी भी ऐच्छिक नहीं होता है। ये सामाजिक बहिष्कार सदैव अनैच्छिक होता है क्योंकि जिसे बहिष्कृत किया जाता है वह स्वयं ऐसा कभी भी नहीं चाहता है। तो बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध किया जाता है। भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राय इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्यधारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं। तो जिन लोगों के साथ ये सामाजिक बहिष्कार तथा भेदभाव किया जाता है उनके साथ क्योंकि अपमानजनक व्यवहार किया जाता है और लंबे समय से किया जाता है, तो उनके ये जो अनुभव हैं इस अपमानजनक व्यवहार के, इस अपवर्जन और बहिष्कार के, उन सभी अनुभवों के कारण जो बहिष्कृत व्यक्ति है वो स्वयं मुख्यधारा में शामिल होने का प्रयास बंद कर देता है। वो अब चाहता ही नहीं है कि उसे मुख्यधारा में शामिल किया जाए। उदाहरण के लिए उच्च जातीय हिंदू समुदायों ने अक्सर निम्न जातियों के, विशेष रूप से दलितों के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। हम हमारे भारतीय समाज की बात करें तो यह सत्य है कि जो उच्च जातीय हिंदू लोग थे उन्होंने निम्न जातियों और विशेषकर दलितों के मंदिरों में जाने पर हमेशा से रोक लगाई है। दशकों तक इस तरह के बर्ताव के पश्चात दलितों ने अपने मंदिर बना लिए या बौद्ध, ईसाई या इस्लाम जैसे अन्य धर्म को अपना लिया। ऐसा करने के बाद वे हिंदू मंदिर में प्रवेश करने या किसी भी धार्मिक उपलक्ष्य में सम्मिलित होने के इच्छुक नहीं होंगे। तो कई दशकों तक इस प्रकार का अपमानजनक और भेदभावपूर्ण व्यवहार सहने के बाद दलितों ने या तो अपने अलग मंदिर बना लिए या फिर उन्होंने अपना धर्म ही परिवर्तित कर दिया, बौद्ध, ईसाई या इस्लाम जैसे धर्मों को अपना लिया। साथ के साथ इसका अर्थ यह नहीं है कि सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति बहिष्कार के अपमान के लंबे समय
लंबे अनुभव से ही उपजती है। तो बच्चों याद रखेंगे इस बात को कि ये जो स्थिति होती है सामाजिक बहिष्कार के कारण, अंततः जो बहिष्कृत व्यक्ति है वो स्वयं मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होना चाहता। तो यहाँ यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक बहिष्कार किया ही नहीं जा रहा है, बल्कि क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति बहिष्कार के लंबे अनुभव से उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बहिष्कार बहिष्कृत व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो बच्चों याद रखेंगे आप कि ये जो बहिष्कार है ये वास्तव में बहिष्कृत व्यक्ति की इच्छा अनिच्छा से कोई संबंध नहीं रखता, यानी उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरम रूप में पाया जाता है। तो जैसा कि अन्य समाजों में होता है, हमारे भारत में भी ये जो बहिष्कार है और ये भेदभाव है ये एक चरम रूप पर पाया जाता है। इतिहास के विभिन्न अवधियों में जाति, लिंग तथा धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन हुए हैं। यह भी हम जानते हैं कि इतिहास में अलग अलग समय पर जाति, लिंग और धार्मिक जो भेदभाव होते रहे उनके विरुद्ध कई आंदोलन भी होते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्वाग्रह बना रहता है तथा अक्सर नए पूर्वाग्रह उत्पन्न हो जाते हैं। इन आंदोलनों के बाद भी कई सारे पूर्वाग्रह बने रहते हैं और साथ ही साथ नए पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाते हैं। अतः कानून अकेले अपने बूते पर समाज को रूपांतरित करने अथवा स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ है। यह हम समझ रहे हैं बच्चों कि सिर्फ कानून किसी भी प्रकार का स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। यह सब समाप्त करने के लिए परिवर्तन, जागरूकता एवं संवेदनशीलता के साथ एक सतत सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। तो वास्तव में ये भेदभाव और बहिष्कार समाप्त करने के लिए सिर्फ कानून ही काफ़ी नहीं है, इसके बजाय विभिन्न सामाजिक परिवर्तन, एक जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ साथ ही एक लगातार या सतत चलने वाले सामाजिक अभियान की आवश्यकता है। भेदभाव तथा बहिष्कार का क्या अर्थ है, वास्तव में इन्हें हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यह विशेषाधिकार प्राप्त भारतीयों को तब समझ आया जब वे ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यों के हाथों इसका शिकार हुए। वास्तव में जो हमारे भारत के विशेषाधिकार प्राप्त लोग थे उन्हें भेदभाव और बहिष्कार का अर्थ तब समझ आया जब औपनिवेशिक काल में ब्रिटिशर्स ने आकर के इस प्रकार के भेदभाव और बहिष्कार उनके साथ भी किए। इस प्रकार के अनुभव निस्संदेह विभिन्न सामाजिक भेदभावग्रस्त समूहों जैसे महिलाएं, दलितों तथा अन्य उत्पीड़ित जातियों एवं जनजातियों के लिए सामान्य थे। तो ये जो अनुभव थे, किसके अनुभव? भारतीय लोगों के अनुभव। ब्रिटिशर्स द्वारा किए गए भेदभाव के कारण ये अनुभव वास्तव में जो पहले से भेदभावग्रस्त समूह थे जैसे कि महिलाएं, दलित और उत्पीड़ित जातियां, उनके लिए तो ये काफ़ी कॉमन थे, काफ़ी सामान्य थे। लेकिन जो विशेषाधिकार प्राप्त भारतीय थे उन्होंने पहली बार इसका सामना किया। लेकिन उपनिवेशवाद ने अभिजातीय वर्ग को भी भेदभाव से अवगत कराया। तो वास्तव में जो कुलीन या अभिजातीय वर्ग था उसने भी पहली बार भेदभाव का सामना किया। औपनिवेशिक शासन के अपमानजनक व्यवहार का सामना करने के साथ साथ लोकतंत्र तथा न्याय के विचारों से परिचित होने से भारतीयों ने बहुत से समाज सुधार आंदोलनों को प्रारंभ किया एवं उनमें सम्मिलित हुए। तो बच्चों याद रखेंगे इस बात को कि वास्तव में ये जो औपनिवेशिक काल में अपमानजनक व्यवहार का सामना किया सभी भारतीयों ने, इसके साथ साथ लोकतंत्र और न्याय के विचारों से भी इनका परिचय हुआ और इसके साथ साथ ही भारत में कई समाज सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई और कई सारे भारतीयों ने इन आंदोलनों में भाग लिया। गंभीर सामाजिक विषमता के शिकार 4 मुख्य समूह रहे हैं। इन चारों समूहों की चर्चा हम इस अध्याय के अगले भागों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले दलित या पूर्व अछूत जातियां, साथ ही साथ आदिवासी या जनजाति, इन्हें लंबे समय से सामाजिक विषमता का और भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। उसके अलावा महिलाएं तथा अन्यथा अक्षम लोग, तो ये
चार ऐसे समूह हैं जो हमेशा से ही इतिहास में भेदभाव का, उत्पीड़न का और सामाजिक विषमता का शिकार हुए हैं। और जैसा मैंने बताया, हम इन चारों समूहों के बारे में अपने अगले भागों में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसजेंडर, तो बच्चों आज हम पहले बात कर लेते हैं ट्रांसजेंडर की। ये क्या होते हैं? सामान्यतः समाज दो इकाइयों में विभाजित है, स्त्री और पुरुष। तो यह आप जानते हैं कि समाज में दो इकाइयां हैं, स्त्री और पुरुष। यह एक अपरिवर्तनीय व्यवस्था है, परंतु शरीर विज्ञान में हुए अनेक शोधों ने शरीर को चयन प्रणाली का भाग बना दिया है। वास्तव में स्त्री और पुरुष बनना किसी मनुष्य की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता, लेकिन शरीर विज्ञान में कई शोध हुए हैं और उन शोधों के फलस्वरूप यह अब एक प्रकार की चयन प्रणाली का भाग बन गया है। पुरुष अनेक चिकित्सा यंत्रों को प्रयोग कर स्वयं को महिला का रूप दे सकता है और महिला यदि चाहे तो उन यंत्रों के द्वारा स्वयं को पुरुष शरीर का रूप दे सकती है। तो ये जो विज्ञान की प्रगति हुई है, उस प्रगति के फलस्वरूप कोई पुरुष यदि चाहे तो कुछ यंत्रों की सहायता से उसे महिला का रूप दिया जा सकता है। इसी प्रकार कोई महिला यदि चाहे तो उसे भी उन्हीं यंत्रों की सहायता से पुरुष का रूप दिया जा सकता है। इस दृष्टि से शल्य चिकित्सा प्रविधि के द्वारा अपनी जेंडर पहचान में इच्छानुसार अथवा किसी अन्य कारण से बदलाव किया जा सकता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो पुरुष से स्त्री के रूप में एवं स्त्री से पुरुष के रूप में स्वेच्छा से बदलाव की स्थिति ट्रांसजेंडर की अवधारणा को बनाती एवं स्पष्ट करती है। तो बिल्कुल अब कोई व्यक्ति यदि स्वेच्छा से अपना जेंडर बदलना चाहे तो शल्य चिकित्सा प्रविधियों से ये कार्य संभव हो पाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड जेंडर की। सामाजिक इकाइयों की वह श्रेणी जो कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री के रूप में रेखांकित की जाती है, उन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। इस श्रेणी में वास्तव में वे लोग आते हैं जो कि महिला एवं पुरुष की विशेषताओं का मिश्रण है। तो यहाँ थर्ड जेंडर में हम उन्हें रखते हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से ही महिलाओं और पुरुष दोनों की विशेषताओं का मिश्रण देखने को मिलता है। थर्ड जेंडर की पहचान या तो स्वयं सामाजिक इकाई अथवा समूह, समाज या परिवार द्वारा की जाती है। तो ये जो थर्ड जेंडर की पहचान है वो या तो स्वयं एक सामाजिक समूह या इकाई के रूप में या समाज या परिवार द्वारा इन्हें पहचाना जाता है। और हमारे देश में थर्ड जेंडर को आज कई अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों में उन्हें चुनाव में वोट देने का अधिकार तो है ही है, सभी संस्थानों में पढ़ने का अधिकार भी है और साथ के साथ उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। और यह भी सत्य है बच्चों कि ये वो समूह है जो हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं अन्य जो समाज के लोग हैं उनके बराबर अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव और इस अपवर्जन की चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारे इस अध्याय को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।